बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, ये जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टाइज नॉर्मलाइज हुए हैं चाइना की कोशिशों की वजह से, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। कल भी मैंने इस पर बात की थी, लेकिन ये तारीखी लम्हात हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस डेकेड की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सऊदी और ईरान के दरमियान जो टाइज हैं कोई अब से ख़राब नहीं है। आप यूँ समझें कि जब से लेकर रिवॉल्यूशन आया है, वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है ईरान के अंदर, तब से लेकर सऊदी और ईरान के जो ताल्लुकात हैं थोड़े से डाउन गए हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनके अंदर शिद्दत आती गई, और फिर ट्रंप साहब के दौर तक तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर्स में भी ये इन्वॉल्व रहे, एक दूसरे के रीजनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी दोनों ममालिक जो थे वो काम करते रहे। लेकिन अब ये जो नॉर्मलाइजेशन हुई है, इसको मैं हिस्टोरिकल इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ इन्होंने ये एग्री नहीं किया हुआ, मुआहदा हुआ है, बाकायदा चाइना की सरबराही में मुआहदा हुआ है। सिर्फ इसमें ये एग्री नहीं किया इन्होंने कि हम अपने टाइज जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी एग्री कर लिया है कि किसी किस्म की कोई प्रॉक्सी वॉर्स नहीं होंगी एक दूसरे के ख़िलाफ़, और कोऑपरेशन बढ़ेगा। मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इन्होंने एग्री कर लिया है कि हम जो है टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें इनके अंदर कोऑपरेट करेंगे, विच इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट। यानी कि ये यूँ समझें कि अब जॉइंट जो इंटरेस्ट हैं एक दूसरे के, यानी एक जैसे जो इंटरेस्ट हैं, उसके अंदर भी ये मिल के काम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये अमेरिका और वेस्ट और इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा तारीखी धचका है। इसको मैं ज़रा आपको फॉक्स न्यूज़ दिखाता हूँ कि अमेरिकन कैसे देख रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ उनका बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। थोड़ा सा आपको एक हेडलाइन दिखाता हूँ इसकी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिकन जो है ना वो कितना परेशान है। फॉक्स न्यूज़ कह रहा है कि चाइना ब्रोक्ड टॉक्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, अ ट्रबलिंग डेवलपमेंट, फॉर्मर डीएनआई वार्न्स। अब ये जो डीएनआई का मतलब असल में है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है उनका पुराना, जॉन रेडक्लिफ नाम है इनका। तो इनके ज़रा आप अल्फाज सुने, वो कह रहे हैं कि दी एंड रिजल्ट इज़ चाइना इज़ स्ट्रॉन्गर। ये कल मैंने अपने कम्युनिटी पेज में भी कहा था, अभी मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। उसके अंदर मैंने यही कहा था कि एंड रिजल्ट इसका यही है कि चाइना स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये भी कह रहे हैं कि द एंड रिजल्ट इज़ चाइना इज़ स्ट्रॉन्गर, ईरान इज़ स्ट्रॉन्गर, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल आर वीकर, एंड द मिडल ईस्ट इज़ मोर वनरेबल। दिस इज़ अ टेरिबल डेवलपमेंट। अब ये नो डाउट अमेरिका और इजराइल के लिए टेरेबल डेवलपमेंट है, लेकिन रीजन के लिए इससे बेहतर कोई न्यूज़ नहीं हो सकती। बहुत ही शानदार किस्म की डेवलपमेंट हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बड़ा यूँ समझें कि सीक्रेसी में डील हुई है, मुझे यूँ लग रहा है, क्योंकि 4 दिन से लेकर ये बीजिंग में मौजूद थे। अब बैकडोर डिप्लोमेसी तो पहले से ही जारी थी। आपको याद होगा शी जिनपिंग साहब जो थे अभी हाल ही में सऊदी अरब गए थे, आपको याद होगा, और सऊदी अरब में उनका अरब लीग के अंदर उनकी जो अरब वर्ल्ड थी उनसे भी मुलाकातें हुई। ये जो इनका सऊदी वाला दौरा था ना, मैंने पहले भी कहा था, ये हिस्टोरिकल विजिट है इसका। अब ये वहाँ पर जब गया है ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जो हैं वो यूँ समझिए गारंटीयर्स बने एक तरह से कि हम जो है वो, क्योंकि हमारे जो ये ईरान के भी सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, फिर अब ये इमर्ज हो रहे हैं मिडल ईस्ट के भी सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में। तो इन्होंने यूँ समझें कि दोनों को कंबाइन किया हुआ है। वहाँ पर ये बातें हो रही थी इनके दौरा सऊदी अरब के मौके पे, और उसके बाद फिर चाइनीज़ जो एक और टॉप के ऑफिशियल थे वो उस वक्त ईरान के अंदर भी मौजूद थे। तो ये सारे डेवलपमेंट्स वहाँ से लेकर चल रही थी। लेकिन ये 4 रोज़ से इसको फाइनल जब शक्ल देने के लिए बैठे थे इनके टॉप डिप्लोमेट्स, तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर कोई न्यूज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं लगा। ये अचानक से खबर आ गई कि जी बस मुआहदा हो गया, दोनों जो है वो बस दूध और शक्कर बन गए। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस तरह की कोई न्यूज़ पहले ना आना, इसका साफ ये मतलब नज़र आ रहा है कि इनको जो है वो कानो कान पता नहीं चला इस चीज़ का। अमेरिकन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं टॉप के, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है अमेरिका का। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा हुआ है कि चाइनीज ब्रोक्ड डील अपेंड्स मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी एंड चैलेंजेस यूएस। द एग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन बीजिंग to restore relations between Saudi Arabia and Iran signaled at least a temporary reordering of the usual alliances
एंड राइवलरीज विद वाशिंगटन लेफ्ट ऑन द साइड लाइन्स, अमरीका कट गया है, साइड पे हो गया है। अब ये रीऑर्डरिंग वो कह रहे हैं, यानी कि यूं समझे कि मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर बना हुआ था पहले वो डिसमेंटल हो चुका है, खत्म, खलास, दी एंड। और मिडल ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूं समझे कि यूरोप से ज्यादा मिडल ईस्ट इंपॉर्टेंट है। इजराइल इसको कैसे देख रहा है, इंटरेस्टिंग बात है, इजराइल कैसे देख रहा है इसको, इस रीजन के अंदर। अब अमेरिका का ले देकर अगर कोई सबसे बड़ा इत्तेहादी है, यानी इस तरह का इत्तेहादी कि अमेरिका बोलेगा बच्चा जमूरा उड़ जा तो ये उड़ जाते हैं, अमेरिका बोलेगा बच्चा जमूरा बैठ जा तो ये बैठ जाते हैं, ये इस तरह का इत्तेहादी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल को मैं पढ़ रहा था, इन्होंने रिपोर्ट किया, बेनेट जो इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है कि सऊदी ईरान डील अ फेल्यूर ऑफ इजरायली एफर्ट्स टू बिल्ड एंटी तेहरान कोalition। और ये मोदी के लिए भी सबक है, इसके अंदर मोदी के लिए प्रॉपर सबक है। कैसे? जब आप किसी एक मुल्क को फोकस करके, एक इंपॉर्टेंट मुल्क को, स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट मुल्क हो, अगर आप उसको फोकस करके उसके खिलाफ अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो फेल्यूर आपका मुकद्दर बनती है, स्पेशली तब जबकि उस मुल्क के डीप स्ट्रेटेजिक टाइज किसी और बड़ी पावर के साथ भी हो। ईरान के डीप स्ट्रेटेजिक टाइज चाइना और रशिया के साथ शुरू से लेकर रहे। अब ऐसे में उनको आइसोलेट करना, उनके खिलाफ यानी कि उनको लड़ाने के लिए दूसरे मुल्कों को जो है वो ब्लॉक बनाना, ये कभी भी फिजिबल ऑप्शन। ये मिडल ईस्ट वाले क्यों अपने रिसोर्सेज जंगों के अंदर झोंके? क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके लोगों पे लगें? तो ये कभी भी फिजिबल ऑप्शन नहीं होता। पाकिस्तान को भी मोदी साहब ने, आपको याद होगा, एक दौर में आइसोलेट करने की कोशिश की, मैं इनको अलग थलग कर दूंगा। इन्होंने ये डिप्लोमेसी जारी रखी थी, सारी दुनिया में ये यही करते थे, जहां जाते थे इनको अलग करो, इनको जो है आइसोलेट करो, लेकिन नहीं हो सका पाकिस्तान आइसोलेट। वहां भी ये चीज फेल हो गई थी, यहां भी फेल हो गई है। और एक और बड़ा इजरायली न्यूज आउटलेट है हार्ट्स, इसको मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारा तो इन्फ्लुएंस ही थोड़ा सा रह गया रीजन के अंदर। वो कह रहे हैं कि सऊदी ईरान री अप्रोचमेंट इन चाइनाज मिडल ईस्ट, इजराइल हैज लिटिल इन्फ्लुएंस। और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात यह है इजराइल के लिए कि यरूशलेम, चूंकि उनके चाहे वो हार्ड लाइनर हो चाहे वो लिबरल हो, उनका यरूशलेम को यूं समझें कि वो पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन यरूशलेम चाइना के मिडल ईस्ट के ऑर्डर के अंदर इजराइल का है नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है इजराइल के लिए, उनके पास नहीं है। ये चाइना का जो रीजनल ऑर्डर है उसके अंदर यरूशलेम फलस्तीनियों का है। चाइनीज समझते हैं, चाइना का और सऊदी का और पाकिस्तान का, इन सब का एक ही नुक्ता नज़र है, नैरेटिव है, और वो ये है कि फ़लस्तीन जो है इसको अलग मुल्क होना चाहिए और यरूशलेम इसका कैपिटल होना चाहिए। इजराइल को भी होना चाहिए, तेल अवीव उसका कैपिटल हो, वो भी रियासत रहे, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। चाइनीज़ जो मिडल ईस्ट का ऑर्डर है उसके अंदर, क्योंकि देखें चाइना क्या कर रहा है, चाइना सिर्फ अमेरिका के गंद जो उन्होंने मचाया हुआ है ना, उससे फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने लूप होल्स यहाँ पर छोड़े हुए हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये जो फ़लस्तीन का मसला था ये हल हो सकता था अगर अमेरिकन, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा असर था इजराइल के ऊपर, अगर अमेरिकन ये इशू रिजॉल्व करते ना, यकीन करें अमेरिका ईरान के अंदर भी पॉपुलर हो जाता अगर वो फ़लस्तीन का मसला हल कर लेते। बहरहाल जी, तो हार्ट वाले कह रहे हैं कि इजराइल्स ड्रीम ऑफ फॉर्मिंग एन अरब अलायंस अगेंस्ट ईरान वाज शैटर्ड ऑन फ्राइडे, तहस नहस हो गया उसका ख्वाब, with the news that China had blocked the restoration of diplomatic ties between Iran and Saudi Arabia। तहस नहस हो गया उनका ख्वाब, चाइना ने इजराइल का ख्वाब चकना चूर कर दिया। और इस वक्त संकट जो है वो इनके ऊपर ये आया हुआ है कि अब मिडल ईस्ट के अंदर ये जो यरूशलेम का मसला है उसका क्या होगा। नाउ ये सारी जो फोर्सेस हैं तकरीबन सारी, इसके अंदर सीरिया का बशार अल असद भी इनके साथ है, इसके अंदर सारा मिडल ईस्ट एक तरफ है, यूँ समझे, रशिया भी इनके साथ, चाइना भी इनके साथ। और टाइज नॉर्मलाइज करने की जो सऊदी अरेबिया ने प्राइस मुकर्रर की हुई है, यानी वो कह रहे हैं हमें जो है कोई एतराज़ नहीं है, हम इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि फ़लस्तीनी रियासत बना दो पहले। ये ऑफिशियल स्टांस है सऊदी का और इजराइल का, पहले बना दो, उसका जो कैपिटल है वो यरूशलेम रख दो, जैसे कि पहले हुआ करता था। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। यानी कि आप अगर देखें तो जब इजराइल बनाया गया था 1948 में, ज़बरदस्ती वेस्टर्न फोर्सेस ने इम्पोज कर दिया था रीजन के ऊपर एक नया मुल्क आउट ऑफ नोवेयर। यूरोप से यहूदी उठा के उन्होंने यहाँ पर भर्ती किए, यहाँ पर डालते गए।
فری میں پلاٹ مل رہے ہیں، فری میں گھر مل رہے ہیں، اس چکر میں وہاں کے جو غریب غربا تھے، یعنی وہ یہودی جن کے پاس زیادہ حیثیت اور طاقت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی آ گئے کہ یار چلو اسرائیل گھر مل رہا ہے وہاں پہ، تو جناب وہاں پر یورپ بھر سے یہودی آ کے رہنے لگ گئے یہاں مقبوضہ فلسطین کے اندر آ کے رہنے لگی۔ حالانکہ یہودی برادری رہتی ضرور تھی مقبوضہ فلسطین میں، پہلے بھی رہتی تھی، لیکن تعداد ان کی بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، اس طرح نہیں تھا، اتنا زیادہ ان کا جو اثر اتنا زیادہ نہیں تھا، یعنی ان کی پاپولیشن زیادہ نہیں تھی، لیکن فری میں گھر ملنے لگ گئے تو سارے آ کے رہنے لگے۔ اور 48 میں جب انہوں نے بنایا 1948 میں ویسٹرن فورسز میں، تو اس میں یروشلم نہیں تھا، پہلے انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ملٹری یوز کر کے، اور اب جا کے انہوں نے جو ہے اس کو قانونی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹرمپ کے دور میں خاص طور پر، اور اس کے بعد بھی ایون امریکہ کے اندر جو لابیز تھیں وہ یروشلم ان کو دلوانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ تو ریڈ لائن ہے مسلمانوں کی۔ تو امریکہ کے بعد جو سب سے بڑا لوزر اس بہت ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بن کے ابھرا ہے وہ اسرائیل بن کے ابھرا ہے، اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں پرابلمز مزید بڑھیں گی۔ اب ان کے اوپر یہ اثر ضرور آئے گا، یہ ضرور ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ وہ یروشلم کا اور جو فلسطین ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیسائسو فیصلہ کر لیں اور کوآپریٹ کریں ریجن کے ساتھ مل کے، ورنہ اسرائیل آئسولیٹ ہو جائے گا۔